अच्छा, डैम्पिंग तक हम लोगों ने छोड़ा था कि डैम्पिंग क्या होता है। डैम्पिंग मैंने बताया कि आपके पीज़ोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की बैक साइड पे एक रबर का मटेरियल या कोई इस तरह का होता है जो कि उसकी जो एक्स्ट्रा एंड पे एक टुन की आवाज़ आ रही होती है उसको ख़त्म कर सके, ठीक है। तो इससे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं कि इससे आपके पास इफ़ेक्ट ये आएगा। इसका फ़ायदा आपके पास ये हुआ कि इसने आपको क्या किया कि जो आपकी एक्स्ट्रा नॉइज़ क्रिएट करने वाली छोटी-छोटी फ्रीक्वेंसी की वॉइसेस थी, एक्स्ट्रा साइकिल्स थे, उसने नंबर ऑफ़ साइकिल्स को पल्स के अंदर कम कर दिया। जब नंबर ऑफ़ साइकिल्स कम किए तो दैट इज़ ऑब्वियस कि आपकी जो स्पेशल पल्स लेंथ है, आपकी पल्स की एक जो कंप्लीट लेंथ होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और ये आपकी एक्सेल रेज़ोल्यूशन को बेहतर करेगा। एक तो आपको नॉइज़, ज़ाहिर बात है, जहाँ पे कम हो जाएगा वहाँ पे आपकी रेज़ोल्यूशन बेहतर होगी, लेकिन एक्सेल रेज़ोल्यूशन इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दूसरे इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, आपकी डैम्पिंग और क्या करती है, देखिए ये आपकी जो ट्रांसड्यूसर है उसकी सेंसिटिविटी को कम कर देती है। अब इससे क्या मुराद है, हम में से बहुत से लोग हैं जिनको अगर कोई थोड़ा-सा प्रिक कर दे या हल्का-सा भी चोट लग जाए तो वो उस दर्द को बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं। ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि दे आर वेरी सेंसिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब है कि छोटी से छोटी तकलीफ़ को भी महसूस करना या चीज़ को महसूस करना सेंसिटिविटी है। सेम गोज़ फॉर द ट्रांसड्यूसर कि अगर वो छोटी से छोटी फ्रीक्वेंसी की जो अल्ट्रासाउंड है उसको भी पिक कर ले तो इसका मतलब है कि उसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है। लेकिन डैम्पिंग क्या करती है? डैम्पिंग तो ये छोटी-छोटी फ्रीक्वेंसी की जो अल्ट्रासाउंड्स हैं उनको एलिमिनेट कर देती है, क्योंकि इससे नॉइज़ क्रिएट होता है। तो जब आप नॉइज़ क्रिएट करने वाली छोटी फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को ख़त्म करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने ट्रांसड्यूसर की सेंसिटिविटी को भी कम कर रहे हैं, यानी कि उसकी एबिलिटी कि वो छोटी से छोटी भी जो फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासाउंड है उसको पिक कर सके, आप उसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम क्या कहेंगे कि आपके जो ट्रांसड्यूसर है उसकी सेंसिटिविटी कम हो रही है। इसके अलावा ये क्या करता है, इट इंक्रीज़ेज़ द बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ होता है कि आपकी जितनी भी नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़ मौजूद हैं, जितनी भी आपकी रेंज है फ्रीक्वेंसीज़ की, उसको आप कहते हो बैंडविड्थ। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 टू 40, अगर आपकी 14 मेगाहर्ट्ज़ का आपके पास ट्रांसड्यूसर है तो 1 से लेकर 14 तक हर फ्रीक्वेंसी की जो वेव है, जो साउंड है, उसको आप कहते हो। जब उसको ओवरऑल आप देखते हो तो आप उसको बैंडविड्थ कहते हैं। तो इसमें आपकी बैंडविड्थ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्या मतलब है कि स्मॉल वो नंबर वाली हैं, जैसे 1, 2, 3, अगर हम इनको एलिमिनेट कर दें, 0.5, 0.2, 0.3, इन सारी को एलिमिनेट कर दें तो द रिजल्टेंट फिगर इट बिकम्स बिगर। फॉर एग्ज़ाम्पल नाउ यू आर लेफ्ट विद अल्ट्रासाउंड ऑफ 5 टू 14 मेगाहर्ट्ज़। तो ओवरऑल आप नंबर देखिए, 5 इज़ ग्रेटर देन 1, 5 इज़ ग्रेटर देन 2, 5 इज़ ग्रेटर देन 3, 14 इज़ ग्रेटर देन एनी अदर नंबर दैट आई हैव मेंशन्ड। तो ओवरऑल आपका क्या होगा कि आपकी बैंडविड्थ बढ़ गई है, ठीक है। जो रेंज आपके पास अब आ रही है वो लार्जर रेंज आ रही है, लार्जर नंबर्स की रेंज आ रही है। इसका मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ साउंड वेव्स नहीं है, इसका मतलब है रेंज ऑफ साउंड वेव कि उनका उनका फिगर क्या है, वो 5 हर्ट्ज़ की है, 5 मेगाहर्ट्ज़ की है या फिर 0.5 मेगाहर्ट्ज़ की है। तो जब आप छोटी छोटी फ्रीक्वेंसीज़ को निकाल देते हैं एंड यू आर लेफ्ट विद अ लार्जर नंबर, उसको आप कहते हैं रेंज ऑफ बैंडविड्थ हैज़ इंक्रीज्ड। नेक्स्ट आपके पास आ रहा था कि क्वालिटी फैक्टर आपका रिड्यूस हो जाता है। ज़ाहिर बात है कि जब आपकी सेंसिटिविटी रिड्यूस हो गई है, आपका आप हर तरह की वॉइस नहीं सुन सकते, अल्ट्रासाउंड सॉरी नहीं सुन सकते, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल आपकी क्वालिटी कम हो गई है। लेकिन दिस इज़, जैसे मैंने आपको पहले भी कहती थी कि आपने रिस्क टू बेनिफिट रेशियो देखनी है, चूँकि इसमें जो आपका बेनिफिट है कम फ्रीक्वेंसी की वो जो अल्ट्रासाउंड है उसको एलिमिनेट करने का वो ज़्यादा है। सो वी वुड से दिस रिडक्शन इन क्वालिटी फैक्टर्स, दिस रिडक्शन इन सेंसिटिविटी एंड द इंक्रीज़ इन बैंडविड्थ इज़ गुड फॉर अस, ठीक है। तो ये था आपके पास डैम्पिंग, ये हमने सारा कर लिया। नेक्स्ट रियल टाइम स्कैनिंग आपके पास आ जाता है। यहाँ पे मैं टेबल 2.6 जो है इसको हम देख लेते हैं ताकि आपकी ये कॉन्सेप्ट ओवरऑल एक तो समराइज़ भी हो जाए, दूसरा क्लियर भी हो जाए कि जब आप डैम्पिंग को बढ़ा देते हैं तो आप क्या उससे क्या इफ़ेक्ट आता है, आपकी जो छोटी फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं, जिसका मतलब है कि आपकी ओवरऑल जो पल्स लेंथ है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। जब छोटी फ्रीक्वेंसी वाली एलिमिनेट हो जाएंगी तो आपकी बैंडविड्थ बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि छोटी फ्रीक्वेंसीज़ 0.1, 0.2, 0.3 ये सब निकल गई। अब आपके पास जो रेंज है जो वो है बड़ी, यानी कि 5 से 14 मेगाहर्ट्ज़ आपके पास मौजूद है इंस्टेड ऑफ 1 टू 4।
ठीक है। अब चूँकि आपका ये बैंडविड्थ बढ़ गई, छोटी फ्रीक्वेंसीज़ निकल गई, आपकी सेंसिटिविटी कम हो गई, तो आपका क्वालिटी फैक्टर कम हो गया। जब क्वालिटी फैक्टर कम हो गया, दूसरा आपने छोटी फ्रीक्वेंसी की जो अल्ट्रासाउंड निकाली थी, इससे आपका नॉइज़ रिड्यूस हुआ और आपकी एक्सेल रेज़ोल्यूशन बेहतर हो गई। नेक्स्ट आपके पास आ रहा था रियल टाइम स्कैनिंग, कि रियल टाइम स्कैनिंग आपके पास क्या चीज़ है, क्या बला है। देखिए, रियल टाइम स्कैनिंग क्या कहते हैं, जब आप किसी चीज़ को, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप मेरी बात सामने बैठे सुन रहे हैं, ये रियल टाइम है। वी आर प्रेजेंट इन द सेम टाइम। इसी तरह से जब आप अल्ट्रासाउंड करते हैं किसी का, जैसे ही आप ट्रांसड्यूसर किसी की बॉडी के ऊपर मूव कर रहे हैं एंड यू आर एबल टू सी एन इमेज, और फिर उसके बाद एक वीडियो की तरह एक इमेज ये चल रहा होता है, तो ये जो आपको लग रहा है कि आप अपने अभी आप उसके ऊपर मूव कर रहे हैं ट्रांसड्यूसर, और साथ ही आपको वो चीज़ नज़र आ रही है, तो इसको आप कहते हैं रियल टाइम, एज़ इफ़ यू आर प्रेजेंट इन द सेम टाइम। ऐसा नहीं हो रहा कि कोई चीज़ टाइम के आगे पीछे हो रही है। अब ये जो मेरी आपके साथ चल रही थी ना, वो रियल टाइम नहीं थी। जो हमारा लेक्चर चल रहा था, मैं पहले बोल देती थी, आप बाद में सुनते थे और काफ़ी देर बाद सुनते थे, तो दैट वाज नॉट रियल टाइम। व्हेन थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, इट मीन्स वी आर गोइंग थ्रू अ रियल टाइम प्रोसेस। तो रियल टाइम स्कैनिंग है अल्ट्रासाउंड, और इसमें होता क्या है कि आप जो भी जो वेव्स भेजते हैं, अल्ट्रासाउंड की वेव्स भेजते हैं, वो जब भी किसी चीज़ के साथ टकराती हैं और वापस आती हैं, तो दे फॉर्म स्कैन लाइंस, आपके पास इमेज बनता है। और उन सारी स्कैन लाइंस को जब हम स्टैक करते हैं, एक साथ लगाते हैं, तो दैट फॉर्म्स अ फ्रेम। ठीक है। और फ्रेम क्या है, एक पूरा इमेज जो आपको स्क्रीन पे नज़र आता है, उसको आप फ्रेम कहते हैं। आई वुड लाइक यू टू गो बैक टू द कॉन्सेप्ट जो आपने फ्लोरो में पढ़ा था, कि जब आप एक स्क्रीन पर एक पूरा इमेज बन जाए, उसको हम एक फ्रेम कहते हैं। ठीक है। और जब फ्रेम्स आपके सामने बहुत तेज़ी से गुजारे जाएं, तो वो आपको वो फ्रेम रेट जिस हिसाब से गुजारे जाते हैं, 15 से 16 या 16 से 20 फ्रेम्स एक सेकंड में गुजारे जाएं, तो वो आपको लगता है, आपकी आँख और आपका दिमाग धोखा खा जाता है। आप उन स्टिल इमेजेस को एक मूवी समझने लग जाते हैं। तो जब फ्रेम्स को आपकी नज़रों के सामने से तेज़ी से गुजारा जाए, स्टिल पिक्चर्स when they are moved at a greater or a faster frame rate, they appear as if they are moving and they appear as a movie or real time scanning. So यहाँ पे भी वही सारा प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। तो इसने आपको सिर्फ इतना बताया कि जो अल्ट्रासाउंड है ये रियल टाइम स्कैनिंग है। टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर, और टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर जो है ना हमारे पास, वो ज़ाहिर है दोनों रियल टाइम प्रोड्यूस करेंगे। टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर को दो ब्रॉड टर्म्स में अगर मैं डिवाइड करूँ, तो मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर हैं और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर हैं। मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर पहले ज़माने में हुआ करते थे, अब नहीं है। मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर में आपको क्या करना पड़ता था कि स्टीयरिंग और फोकसिंग खुद करनी पड़ती थी आपको। अब स्टीयरिंग और फोकसिंग किस बला का नाम है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, गाड़ी को जब आप चलाते हैं, तो वो किसकी मदद से चलाते हैं, स्टीयरिंग व्हील्स की मदद से चलाते हैं। तो वो स्टीयरिंग व्हील क्या डिसाइड करती है कि आपने कितना फ़ासला, कितना आगे जाना है, कितना पीछे आना है, राइट मुड़ना है, लेफ़्ट जाना है, ये सारा कुछ आपका स्टीयरिंग व्हील डिसाइड करता है। जब आप उसको खुद से चला रहे हों और बताएं कि जी मैंने इतने किलोमीटर्स फ़ासला तय करना है, और आप उतना खुद चला कर लेके जाएँ, तो दैट वुड बी मैकेनिकल स्टीयरिंग। और अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है, इस तरह की है कि आप सिर्फ़ उस पे अपनी लोकेशन डालते हैं कि मुझे फ़लाँ जगह पर जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किंग एडवर्ड जाना है मेरे घर से, और मैं लोकेशन डालती हूँ, वो स्टीयरिंग व्हील खुद मूव करके मुझे वहाँ पर ले जाता है, और आई डोंट हैव टू टेक टेंशन अबाउट दिस। तो वो क्या होगा, आपके पास वो इलेक्ट्रॉनिक या फिर ऑटोमेटिक स्टीयरिंग हो जाएगी। ठीक है। सो मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर में पहले ये काम आप खुद करते थे, आप डिसाइड करते थे कि मेरी बीम को किस तरह से और कितनी डेप्थ में जाना है, ये आप खुद डिसाइड करते थे, यानी कि आप खुद स्टेयर करते थे। अब फोकस करना क्या है, फोकस क्या होता है कि ये आपको यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। ये जो आपके पास इमेज बना हुआ है ना, फील्ड ऑफ व्यू के नाम से, जो आपके पास इमेज है, इसके 3 पोर्शंस होते हैं इस इमेज के, जो बिल्कुल आपका ट्रांसड्यूसर के साथ एरिया मौजूद होता है ना, इसको हम कहते हैं नियर जोन या फिर फ्रेंजल जोन। इसमें जो है ना वो कंस्ट्रक्ट इसमें बहुत ज़्यादा ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस हो रही होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नॉइस होता है, ये आपको कभी भी क्लियर नज़र नहीं आता। इसके बाद जो इसके एंड पे जो बड़ा सा आपको लार्जर एरिया नज़र आ रहा है नीचे, सबसे नीचे, ठीक है, वो एरिया उसको मैं फार जोन कहूँगी। तो फार जोन में भी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती, क्योंकि वहाँ जहाँ जाने तक आपकी बीम बहुत ज़्यादा अटेनुएट हो चुकी होती है। सो बिटवीन द नियर जोन और द फ्रेंजल जोन एंड द फार जोन और द फ्रॉनहोफर जोन, यू हैव अ मिड एरिया, जिसको आप फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं, या सॉरी जिसको आप फोकस कहते हैं, फोकस। ठीक है। तो फोकल एरिया या फोकस जोन वो जगह है जहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं। तो ये भी आपको
ख़ुद ही अपना पहले डिफ़ाइन करना होता था। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे किस तरह से करते थे, लेकिन आपको ख़ुद डिफ़ाइन करना होता था कि दिस इज़ द एरिया आई वांट टू सी। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम इंटरेस्टेड इन इमेजिंग किडनीज़, ठीक है, तो मेरी किडनीज़ कहाँ पर आनी चाहिए? मेरी किडनीज़ आनी चाहिए मेरे फोकस जोन में, ठीक है, यानी कि जहाँ पे वो सबसे क्लियर नज़र आए। अगर वो नियर जोन में होंगी तो भी मुझे क्लियर नज़र नहीं आएंगी, और अगर वहाँ तो बिल्कुल ही क्लियर नज़र नहीं आएंगी बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंसेस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस एंड अ लॉट ऑफ नॉइस। और अगर फार जोन में होंगी तब वो थोड़ी सी ब्लर हो जाएंगी, मुझे तब भी अच्छी नज़र नहीं आएंगी। तो वेयर दे शुड बी सिचुएटेड एट द फोकस जोन, वहाँ पर वो मौजूद होनी चाहिए। तो ये जो है पहले ज़माने में ये जो फोकसिंग थी ना कि किडनी मेरे फोकस जोन में आए, ये भी आपको खुद करनी पड़ती थी विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर। तो खैर अब शुक्र अल्लाह का कि वो टाइम चेंज हो गया। अब क्या आ गए हैं आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर हमें क्या फ़ायदा देते हैं कि ये हमें इतनी फटीग नहीं लेनी पड़ती कि हमें कितनी डेप्थ में बॉडी के जाना पड़ेगा और कितनी नहीं जाना पड़ेगा। ये पेन हमारी नहीं है, ये उसकी मशीन की अपनी है। सो दिस इज़ about electronic transducer that they themselves perform the steering and the focusing। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर जो है इसको भी मैं दो में डिवाइड करती हूँ। दो में डिवाइड करने से पहले मैं आपको चले दो में डिवाइड करती हूँ, उसमें अब मैं आपको बता देती हूँ दो तरह के होंगे, फेज्ड अरे और सीक्वेंस्ड अरे। अरे क्या है? जब आप पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की एक अरेंजमेंट एक लाइन में उसको अरेंज कर दें, एक स्लैब में अरेंज कर दें, तो उसको आप कहेंगे अरे। ठीक है, पहले भी आपने अरेज वगैरह पढ़ी हुई है सीटी में कि सारे जब हम डिटेक्टर्स को एक लाइन में लगा देते हैं या आर्क में लगा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं अरे। यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो दो ब्रॉड टर्म्स इसकी कौन सी हैं? सीक्वेंस्ड अरे एंड द फेज्ड अरे। अब दोनों के दरमियान सीक्वेंस्ड अरे और फेज्ड अरे में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि हाउ देयर piezoelectric crystals are being excited। I repeat, how their piezoelectric crystals are being excited। अब ये जो आगे टर्म लगी हुई है लीनियर या कर्वी लीनियर, ये सारी डिफ़ाइन करती हैं कि आपका ट्रांसड्यूसर फेस या आपका फुटप्रिंट जो कि वो हिस्सा है जो कि पेशेंट की बॉडी के साथ कांटेक्ट में आता है वो किस तरह का है। तो जो हमारे पास सीक्वेंस्ड अरे है उसमें क्या होता है? सीक्वेंस्ड अरे में आपके जो क्या कहते हैं इसको, आपके जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं दे आर एक्साइटेड, they are not, the whole array is not excited at once but they are excited in sequences। for example किस तरह सीक्वेंस में 1 to राइट साइड से अगर हम स्टार्ट करें 1 2 3, पहले 3 क्रिस्टल्स को एक साथ एक्साइट कर दिया, 4 5 6, फिर आपने इनको एक साथ एक्साइट कर दिया, फिर उसके बाद 4 5 6 हुआ, 7 8 9 इस तरह से एक्साइट किया। सो यू हैव एक्साइटेड ऑल द piezoelectric crystals of a single array into sequences। सीक्वेंसेस के अंदर आपने उनको एक्साइट किया। जब आपने उनको सीक्वेंसेस के अंदर एक्साइट किया तो वो क्या होगा? उसको हम कहेंगे सीक्वेंस्ड अरे। अब चूँकि अब ये लीनियर सीक्वेंस्ड अरे क्या है ये आप देखिए कि ये जो आपके पास बी जो आपके पास है, बी में आपको एक ट्रांसड्यूसर नज़र आ रहा है जिसका फुटप्रिंट ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल लीनियर फॉर्म में है। तो जब आपके क्रिस्टल्स को लीनियरली अरेंज किया हो और फिर उसके बाद उनको एक्साइट सीक्वेंसेस की फॉर्म में किया जाए तो ऐसे ट्रांसड्यूसर को हम लीनियर सीक्वेंस्ड अरे कहते हैं। अब जो सीक्वेंस्ड अरे वाले आपके पास जितने भी ट्रांसड्यूसर्स हैं उनके इमेजेस की शेप जो है वो उनके फुटप्रिंट पर डिपेंड करती है, यानी कि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है। आई रिपीट, जितने भी सीक्वेंस्ड अरे क्रिस्टल्स हैं उनकी जो इमेज की शेप है वो उनके फुटप्रिंट पर प्लस उनके अरेंजमेंट ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे लीनियरली अरेंज हैं, ठीक है, और ये सीक्वेंस भी है। तो आप देखिए फिगर ए में कि इससे प्रोड्यूस होने वाला जो इमेज है इट इज़ ऑल्सो लीनियर एंड रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब ये जो इसकी शेप है लीनियर और रेक्टेंगुलर, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि आप तो देखेंगे बहुत छोटी सी इसकी डेप्थ है, तो इसका मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो पेनिट्रेबिलिटी कम हो जाती है, बॉडी में जो डेप्थ आप ट्रैवल करते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसकी शेप से आप देखिए इससे किन स्ट्रक्चर्स को आप इमेज कर सकते हैं, इससे आप वेसल्स वगैरह या सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स को आप अच्छे से इमेज कर सकते हैं। फर्दर इसने आपको दिखाया हुआ, तो ये यूज़ भी इसी काम के लिए होता है, वेस्कुलर इमेजिंग के लिए। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए कि इसकी फायरिंग सीक्वेंस है, रेक्टेंगुलर शेप है, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक फोकसिंग है, स्मॉल पार्ट्स को सुपरफिशियल पार्ट्स को आप इससे इमेज करते हैं। नेक्स्ट आ रहा था कर्व सीक्वेंस्ड अरे। चेंज कुछ भी नहीं हुआ, आप सिर्फ ये देखिए कर्व्ड का वर्ड आ गया। कर्व का मतलब ये है कि इसका यहाँ पे आप फिगर बी में देखिए कि इसका जो फुटप्रिंट है इट विल बी कर्व्ड। इसका मतलब है कि इसका जो अरेंजमेंट ऑफ
ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, इट विल बी इन अ कर्व्ड मैनर। गॉट इट। सीक्वेंस्ड अरे सेम वही चीज़ कि इसकी जो अरे में वो क्या कहते हैं अरेंज क्रिस्टल्स हैं, दे विल बी एक्साइटेड इन शॉर्ट सीक्वेंसेस, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से उनको किया जाएगा। और मैंने आपसे कहा कि सीक्वेंस्ड अरे के जितने भी इमेजेस हैं वो डिपेंड करता है कि उनका फुटप्रिंट कैसा है। तो यहाँ पे फुटप्रिंट आपको बी में देखिए कर्व नज़र आ रहा है, ए में देखिए कि इससे ऊपर जो हिस्सा है इसका ये भी आपको इमेज का कर्व नज़र आ रहा है। सो हमेशा याद रखिए सीक्वेंस्ड अरे जो आपके पास जितने भी, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो कर्व्ड हो, सीक्वेंस्ड अरे का इमेज डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द फुटप्रिंट और ऑन द अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल्स। आपके पास कर्व्ड है तो चूँकि फुटप्रिंट कर्व्ड है इसलिए इसका बनने वाला जो नियर जोन है वो भी आपको किस तरह से नज़र आएगा, इमेज का ऊपर वाला पार्ट आपको कर्व्ड ही नज़र आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए अगेन इसने आपको दिखाया कि किस तरह से ये है और आपको आपके पास अब ये कर्व्ड अरे क्या आपको इमेज काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और ये ज़्यादा डेप्थ को पेनिट्रेट कर पाएगा। तो आप कहाँ कहाँ इसको यूज़ करेंगे, गायनी, ऑब्स, एब्डोमिनल स्कैन, इन सब के लिए, क्योंकि डेप्थ आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ये वाले यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है सेकंड टाइप जिसको हम फेज्ड अरे कहते हैं। फेज्ड अरे में भी वही टाइप्स हैं, लीनियर है आपके पास और कर्व्ड है। अब फेज्ड अरे में क्या होता है, फेज्ड अरे में आपके पास जो अरेज हैं उनको आप एक्साइट करते हैं इन शॉर्ट टाइमिंग्स, ठीक है, उनका टाइम फ़र्क होता है। सारी अरे को एक्साइट एक साथ करते हैं लेकिन आप उसको टाइम थोड़ा सा उसका डिफरेंस बना लेते हैं ताकि आप उसका क्या कर सकें, आप उसके जो फेज़ है वो जनरेट कर सकें। इसका मतलब ये है कि आप जैसे कि 3:01 पर राइट साइड से अगर आप अरे को स्टार्ट करते हैं तो क्रिस्टल नंबर 1 को आपने 3:01 पर किया, सेकंड वाला जो है वो 2 सेकंड पे होगा, उससे नेक्स्ट वाला तीसरे सेकंड पे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से, और आपका बिल्कुल वही वेव फ्रंट बन जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए फिगर 220, इसमें आपका वेव फ्रंट इस तरह से बन जाएगा क्योंकि आपने मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर उसको एक्साइट किया। अब इस मुख्तलिफ टाइम पर एक्साइट करने से आपकी जो इमेज फॉर्मेशन है या जो आपकी बीम की स्टेयरिंग है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी और आपकी फोकसिंग भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर आप लोग मेरे पास मौजूद होते या फिर मैं आपको बना कर दिखा सकती, तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपकी फ़ोकसिंग बहुत अच्छी हो जाती है और आपकी स्टेयरिंग भी ऑटोमेटिक होती है। तो बस फ़र्क इन दोनों में क्या है कि आपका फेज़ क्रिएट करने के लिए हम इस तरह से करते हैं। पहले यानी कि आप उनको मुख्तलिफ टाइमिंग पर एक्साइट करते हैं। पहले तो आप ग्रुप्स की फॉर्म में सीक्वेंस में करते थे, फेज़ अरे में इंडिविजुअल जो क्रिस्टल्स हैं उनको आप एक्साइट करते हैं बट एट डिफरेंट टाइम्स टू क्रिएट अ फेज़। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके बिल्कुल भी शेप पे डिपेंड नहीं करता कि आपके जो फुटप्रिंट है उसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि आपका इमेज किस तरह से होगा। आप हर तरह का इमेज बना सकते हैं, चाहे आपके पास लीनियर फेज्ड अरे है या फिर आपके पास कर्व्ड फेज्ड अरे। लीनियर में अगेन आपके लीनियर फुटप्रिंट होगा और जो कर्व्ड है उसमें आपका कर्व्ड फुटप्रिंट होगा। तो इसमें आप दो तरह के इमेजेस बना सकते हैं, सेक्टर भी बना सकते हैं और वेक्टर इमेज भी बना सकते हैं। अब सेक्टर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, देखिए जब आपका बिल्कुल ऊपर से नैरो हो इमेज तो उसको आप कहते हैं सेक्टर इमेज, और जब ऊपर से थोड़ा सा ब्रॉड हो तो उसको आप कहते हैं वेक्टर इमेज। अब ये इसने हमें जब फेज्ड अरे आई तो इट प्रोवाइडेड अस अ रेंज ऑफ फुटप्रिंट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के फुटप्रिंट्स हम इस्तेमाल कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप जो भी एक देख रहे हैं ऊपर यहाँ पे 218, ये एक एंडोवेजाइनल है जो वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। इस तरह एंडोरेक्टल भी होता है जो रेक्टम के अंदर इंसर्ट किया जाता है। इट गेव इससे अब आपको फ़ायदा ये हो कि आप किसी भी तरह का इमेज ले सकते हैं, सेक्टर भी, वेक्टर भी, लीनियर भी, हर तरह का आप इससे इमेज बना सकते हैं। तो ये था हमारे पास एनुलर अरे, तो आपके पास खैर इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को साइक्लिकल फॉर्म में किया होता है। एनुलर जो है वो आपका एनुलस से निकला हुआ है ना वर्ड, तो आप गोल शेप में वो अरेंज होता है और इसमें भी आपके पास हर तरह की चीज़ होती है और आप इसको हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वॉज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर, फेजिंग, फोकसिंग, हर चीज़ हो गई आपके पास। अब यहाँ पर फेजिंग एंड फोकसिंग की ये बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ सकते तो हम बाद में देख लेंगे कि किस तरह से ये हमें हेल्प आउट कर रहा होता है। अच्छा, ये देखिए आपको यहाँ पे बीम स्टेयरिंग में नज़र आ रहा होगा कि बीम स्टेयरिंग में ये सेंटर वाला जो आपके पास ट्रांसड्यूसर से बनने वाली बीम है, इसको आप देखें तो आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे कि बीम की शेप जो है आवर ग्लास की तरह है। आप वो जो
ऊपर से चौड़ा होता है, सेंटर से आके नैरो हो जाता है जहाँ से रेत फिसलती है और दोबारा से चौड़ा हो जाता है। तो जो एरिया बहुत ज़्यादा ब्रॉड है नियर द ट्रांसड्यूसर, दिस इज़ नोन एज नियर जोन। जो दूर है इसको हम फार जोन कहते हैं। सेंटर वाला फोकस जोन है। चूँकि सेंटर वाला सबसे ज़्यादा आपके पास नैरो होता है ना, नैरो होने की वजह से इट इज़ बेटर एबल टू फोकस। आपको जैसे माइक्रो फोकस ट्यूब्स याद होंगी कि जितना आपका फोकल एरिया, फोकल स्पॉट कम होता था, उतना ही आप बेहतर किसी चीज़ को रिजॉल्व कर पाते थे, आपकी रेजोल्यूशन अच्छी होती थी। सेम गोज़ फॉर अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो अब आपके पास 3 डायमेंशनल ट्रांसड्यूसर वही कि आप 3D इमेजिंग कर सकते हैं उसके साथ। और नेक्स्ट क्या आ जाता है आपके पास, कॉन्टीन्यूस वेव ट्रांसड्यूसर। मैंने आपको बताया था कि वो चूँकि मुसलसल ही भेज रहे होते हैं अल्ट्रासाउंड एंड दे हैव नो टाइम टू फॉर्म द इमेज, तो दैट्स वाई कॉन्टीन्यूस वेव ट्रांसड्यूसर। इसका बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आगे आता है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करती। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का हम सबको पता है कि क्या चीज़ है, कि जब आप कोई भी आपके पास एबिलिटी है माइक्रोस्कोप में जिस तरह से आप करते थे, तो उसमें भी आप रेजोल्यूशन कहते थे। when you are clearly able to see things as distinct, टू थिंग्स एज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब है यू हैव गुड रेजोल्यूशन। किसी भी दो चीज़ के दरमियान फ़र्क अगर आप कर सकें तो उसको रेजोल्यूशन कहते हैं। रेजोल्यूशन के मल्टीपल टाइप्स हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन पढ़ी थी हमने, कंट्रास्ट रेजोल्यूशन, टेम्पोरल रेजोल्यूशन। यहाँ पे जो स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती थी कि जो भी इफ़ यू आर एबल टू सी टू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ऑफ हाई सब्जेक्ट कंट्रास्ट, इफ़ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू, इसका मतलब है कि आपकी स्पेशल रेजोल्यूशन अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो स्पेशल रेजोल्यूशन है इसकी मल्टीपल टाइप्स आ गई हैं। एक्सेल रेजोल्यूशन, लेटरल रेजोल्यूशन, एलिवेशनल रेजोल्यूशन एंड कंट्रास्ट रेजोल्यूशन। अच्छा जी, एक्सेल रेजोल्यूशन क्या चीज़ है, इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप फिगर 226 देखिए। एक्सेल रेजोल्यूशन ये है कि जब दो चीज़ें लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे वर्टिकली मौजूद हैं आपकी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन्स एक दूसरे के ऊपर नीचे पड़े हुए हैं, अगर आप उनको क्लियरली देख पाएंगे तो उसको आप कहते हैं एक्सेल रेजोल्यूशन। अगर आप फिर लेटरल रेजोल्यूशन, अगर आप दो ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं जो साइड बाय साइड एक दूसरे के पड़े हैं, तो उसको आप बोलोगे लेटरल रेजोल्यूशन। ठीक है, और अगर आप किसी ऐसी दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ जिनके शेड्स ऑफ ग्रे काफ़ी मिलते जुलते हैं लेकिन फिर भी यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, दिस इज़ योर कंट्रास्ट रेजोल्यूशन। टेम्पोरल रेजोल्यूशन आपकी ये है कि आपका कितनी जल्दी आपका टाइम कितना जल्दी आपकी डाटा एक्विजिशन आपका करती है आपकी मशीन। अब इन सबसे फ़र्क क्या पड़ता है, एक्सेल रेजोल्यूशन से क्या होता है कि अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है आपकी, तो इसका मतलब है आप फ्रीक्वेंसी हाई है तो इसका मतलब आपकी वेवलेंथ कम है। ये मैं आपको कहूँगी कि आप फिगर 227 देखिए, आपको ज़रा क्लियर होगा। जब आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा लो होती है, आपकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो ये फिगर 227 में ए वाला देखिए, नंबर 1 को A1। ठीक है, अगर आपकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो यू आर एबल टू स्किप द ऑब्जेक्ट्स। जब आप ऑब्जेक्ट को स्किप कर देंगे तो ये दोनों जो हैं दे विल अपेयर एज वन स्टोन। 2 में देखिए, अब आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, आपकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, तो ये क्या करेगी कि ये वाली जो अल्ट्रासाउंड है इट विल स्ट्राइक बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स and both of the objects will reflect back the sound separately, and thus we will able to resolve them, we will be able to see them as separate objects। फिर आपके पास ये जो लेटरल रेजोल्यूशन है वो भी वही चीज़ है कि उसमें डेप्थ गेन वगैरह गेन ये सारी चीज़ें आगे आनी है, हम देखेंगे। कंट्रास्ट रेजोल्यूशन मैंने आपको बताया कि जब आप दो शेड्स ऑफ ग्रे को डिफ्रेंशिएट कर सकें। टेम्पोरल रेजोल्यूशन डाटा एक्विजिशन से इसका ताल्लुक है। अगर आपकी डाटा एक्विजिशन फास्ट होगी तो आपके अल्ट्रासाउंड उतनी ही रियल टाइम लगेगी, आपको लगेगा वीडियो चल रही है। अगर वो रुक रुक के चलेगा तो फिर आपको लगेगा कि इमेजेस ये आपके स्टिल इमेजेस, आप उनको पता लगा सकोगे कि स्टिल इमेजेस हैं। ठीक है, पुराने ज़माने की जो अगर आपने मूवीज़ का कभी कोई सीन देखा हो तो वो इतनी स्लो चलते हैं कि आपको लगता है कि वो कोई ना पिक्चर्स को चेंज कर रहा है, कोई जो फ्रेम्स हैं उनको चेंज कर रहा है, यू कैन टेल दैट। लेकिन अब तो इतना फास्ट फ्रेम रेट हो गया कि आप फ़र्क ही नहीं बता सकते कि स्टिल पिक्चर है कि वीडियो है। ठीक है, तो इसको आप इन डिटेल पढ़ेंगे, आपको इंशाल्लाह ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लेटरल रेजोल्यूशन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ज़रा उन्होंने क्लियर किया है कि जब आप फिगर 229 फिगर ए को देखिए, ये आपकी बॉडी के अंदर मौजूद दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जो वर्टिकली पड़े हुए हैं आपकी बॉडी में और बीम के एक्चुअली परपेंडिकुलरली पड़े हुए हैं। तो जब आप इसको देखेंगे ये ऑब्जेक्ट्स
दो डिफरेंट ही हैं, लेकिन जब आप उसको मॉनिटर पे देखेंगे, इफ़ दे आर वेरी फार फ्रॉम वन अनदर एंड द फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी लो, यानी कि वेवलेंथ ज़्यादा है, तो वो अगर तो वो दूर पड़े हैं तो उनको तो आप रिज़ॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर वो करीब पड़े हैं तो आप उनमें से किसी एक को आपकी वो जो अल्ट्रासाउंड है हो सकता है वो स्ट्राइक ना करे, और एक को कर जाए तो दे विल अपीयर अनरिजॉल्व्ड और दे विल अपीयर एज अ सिंगल स्टोन। सेम गोज़ फॉर लेटरल रेजोल्यूशन, कि दो दो चीज़ें जो एक दूसरे के करीब पड़ी हुई हैं इन अ हॉरिजॉन्टल फैशन, अगर आप उनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं, अगर आपकी इतनी अच्छी है, तो फिर आप उससे उसको डिफरेंशिएट रिज़ॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप उसको रिज़ॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये भी उसने आपको दिखाया फेज़ रे ट्रांसड्यूसर किस तरह से वो एक फ़ेज़ जनरेट करता है। अब आप देखिए फेज़ रे ट्रांसड्यूसर में क्या होता है, फेज़ रे ट्रांसड्यूसर में ना लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों से जब मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर, यहाँ पे बड़ा अच्छा फिगर ए में आपको नज़र आएगा। अब आप थोड़ी सी इमेजिनेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करें, मैं यहाँ पर आपको इमेज बनाकर नहीं दिखा सकती, जब आप मुख्तलिफ टाइम पर उनको वो करेंगे, एक्साइट करेंगे, तो आप देखिए कि इसमें क्या कहते हैं, राइट साइड से भी एक्साइटेशन होती है और लेफ़्ट साइड से भी, ठीक है। तो अगर आपने राइट साइड से एक्साइटेशन स्टार्ट की और लेफ़्ट साइड से भी, तो ऊपर वाला हिस्सा ब्रॉडर है, वो पहले आगे जाएगा, और फिर उसके बाद नीचे वाला हिस्सा सेंटर वाला आके नैरो हो जाता है। तो इस तरह से ये एक आपको जो है बड़ी अच्छी फोकसिंग आपको देता है। आप करके देखिए कि अगर सेंटर वाला जो है आपके पास अब मैं इसको बना के दिखाऊंगी तो आपको बेहतर समझ आएगा, लेकिन फ़िलहाल बस ये देख लीजिए कि फेज़ रे आपको इस तरह फेज़ की मदद से बेहतर उसकी फोकसिंग हो जाती है। खैर ये भी आपके पास हो गया। और क्या रहता है आपके पास, कि आप पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो मैंने आपको ज़ोन्स का बताया, नियर ज़ोन, फोकल पॉइंट, फार ज़ोन, ये सारा कुछ वही चीज़ें आ रही हैं। कंट्रास्ट रेजोल्यूशन वगैरह भी वही है। एलिवेशनल क्या है, एलिवेशनल हैज़ समथिंग टू डू विद द थिकनेस ऑफ योर क्या बोलते हैं उसको, थिकनेस ऑफ द स्लाइस या फिर थिकनेस ऑफ द बीम। वो आप पढ़ेंगे आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, कोई ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, तकरीबन मोर और लेस वही चीज़ है जो कि आपके सीटी के स्लाइस का इफ़ेक्ट होती थी। सो ट्रांसड्यूसर केयर एंड मेंटेनेंस की मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसकी स्टीम नहीं उसको लगानी है, उसको गिराना नहीं है, एहतियात करनी है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर कुछ ना इसमें समझ आए, सारा इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, कुछ ना समझ आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और पर्सनली मैसेज करें या कुछ भी करें, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि सारा कुछ क्लियर होगा, ना क्लियर हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।